नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में कुछ बदलाव हुए हैं, उसी को लेकर एक अपडेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत सरकार में यानी जो सेंट्रल वैकेंसीज आती है, केंद्र सरकार की जो नौकरी होती है, उसमें हमें आरक्षण व्यवस्था कैसे मिलती है, क्या प्रावधान आरक्षण के किए गए हैं, कैसे उनका बेनिफिट्स हमें मिलता है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में क्या आरक्षण है और साथ ही हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण का क्या प्रावधान है। कई बार हमारे सामने सिचुएशंस आती है कि ओबीसी की मेरिट अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर चली जाती है, ऐसा कब हो सकता है। आई होप कि आपको चीज़ें कंसेप्ट के साथ क्लियर होगी। पूरा वीडियो देखना, उसके बाद पता लगेगा। कई बार बच्चों के सवाल ऐसे भी सामने आते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में सीटें ज़्यादा है और मैं इस कैटेगरी का हूँ, तो मुझे अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या ओपन कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। इस पर भी हम पूरा आपको डिटेल से और विस्तार से समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बताएं कमेंट करके कि आपके क्या ओपिनियन है, आप रिजर्वेशन पर क्या विचार रखते हैं। आइए पहले केंद्र सरकार में जो आरक्षण व्यवस्था है उस पर एक नज़र डालते हैं कि भारत में अभी कितना आरक्षण मिलता है। लगभग 60% के आसपास केंद्र सरकार में जितने भी हायर एजुकेशन होती है उसमें और वैकेंसी जो होती है उसमें रिजर्वेशन है। किस कैटेगरी को कितना है आई होप आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब्यूट जिसे बोलते हैं, उसमें 7.5% का आरक्षण रखा गया है। मतलब क्या होता है, इसका कोटा जो है, इससे रिजर्व चीज़ें कैसे निकल कर सामने आती है। इसके पीछे मतलब ये होता है कि अगर किसी वैकेंसी में 100 सीटें आती है तो एसटी के लिए 7 या 8 सीटें होगी। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि आरक्षण के अनुपात में सीटें होती नहीं हैं। कई बार सीटें ज़्यादा भी होती है और कई बार सीटें कम भी होती है। इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा देखना है आपको, ध्यान से समझिएगा। यानी अगर 100 सीटें आती हैं तो लगभग 7 या 8 सीट जो है वो एसटी कैटेगरी को रहेगी। इसी तरह से एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल कास्ट जिसे अपन बोलते हैं, 15 सीटें इनके लिए रिजर्व रहेगी या 15% रिजर्वेशन रहता है। यानी 100 में से 15 सीट इनको मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार में 27% रिजर्वेशन है, 27, और ये 27 सीटें 100 में से इनके लिए रिजर्व रहेगी। वहीं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, ध्यान रखें, इस ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट केवल जनरल कैटेगरी को ही मिलेगा। सॉरी, अनरिजर्व लिख रहा था मैं, अनरिजर्व नहीं। जनरल जो कैटेगरीज होती है उन्हीं कैटेगरी में से कुछ को फ़ायदा मिलता है केंद्र सरकार में। पहली शर्त इसके लिए है कि आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी मतलब आप तो बेरोजगारी हैं अभी का, पारिवारिक इनकम देखी जाती है इसमें। फैमिली जो इनकम होती है उसमें अगर ब्रदर लगा हुआ है और वो अनमेरिड है तो वो भी परिवार में ही इंक्लूड की जाती है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको इश्यू करवाना होता है। एनुअल 8 लाख इनकम का मतलब हो गया सालाना आपकी लगभग 68,000 रुपये के आसपास सैलरी हो, मंथली सॉरी, सालाना यानी वार्षिक आपकी 8 लाख इनकम का मतलब है मंथली सैलरी आपकी 68,000 रुपये हो। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो 68,000 रुपये सैलरी बहुत मुश्किल है। इसलिए अनरिजर्व जनरल कैटेगरी भी लगभग आजकल ईडब्ल्यूएस में इंक्लूडेड है। लेकिन केंद्र सरकार में भर्तियों के लिए साथ ही ज़मीन का कुछ और इश्यूज है, वो कि इतने एकड़ से कम और वो नियम लागू होते हैं, वो अलग से आपको पढ़ना है। इनके लिए 10 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहेगी। यानी टोटल हम बोल सकते हैं कि लगभग 60% का रिजर्वेशन यहाँ पर हो गया। अब बची अनरिजर्व सीटें, यानी अनारक्षित सीटें बोलते हैं अपन, या इसे बोलते हैं ओपन कंपटीशन। राउंड फिगर में ले लेते हैं। ओपन आपके लिए 40% बचा, प्रतिशत में करेंगे पूरा तो 40.5% है। ये है ओपन कैटेगरी के लिए जहां हर कोई आ सकता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल वैकेंसी में रिजर्वेशन इस तरह से चलता है। बात ये आती है कि कई बार हम देखते हैं सीटें इससे कम या ज़्यादा कैसे हो जाती है। तो पहले उस पॉइंट पर आ जाता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे कि सीटों में सिलेक्शन होता कैसे है। क्या इन 100 सीटों में एससी के 15 बच्चे ही लगेंगे? नहीं,
15 से ज़्यादा नंबर इनका हो सकता है, उसके लिए शर्तें क्या है उस पर भी बात करूँगा। मुझे लगता है पहले हमें इस पर विचार करना है कि कई बार हम देखते हैं कि आरक्षण के अनुपात से कम या ज़्यादा सीटें क्यों होती हैं, है ना। अनुपात कम या अधिक सीट हमें देखने को मिल रही है, अनुपात से है सॉरी। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण होता है बैकलॉग सीटें बोलते हैं उसे, और या बोलते हैं एक्स्ट्रा सीट्स मानते हैं। कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट जब वैकेंसी करता है तो उससे पहले अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन करता है और देखता है कि वो किस कैटेगरी से है और कितने हैं। तो उनमें ये मान लिया जाता है कैलकुलेशन के दौरान कि अगर, क्योंकि किसी वैकेंसी में क्या होता है कि अगर आपको उस कैटेगरी के, मैं एक एससी का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, मान लीजिए कि 15 सीटें एससी की थी, 100 पोस्ट आई थी जिनमें से 15 सीट एससी के लिए थी, लेकिन मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन या क्राइटेरिया रखा कि आपको इस पेपर में एससी कैटेगरी से हो तो 35% नंबर लाने पड़ेंगे, और बाई चांस सिचुएशन ऐसी आई कि 15 बच्चे 35% से ऊपर स्कोर नहीं ले पाए। कुछ बच्चे इतना अच्छा स्कोर ले आए कि वो अनरिजर्व में चले गए, और फिर नीचे जब देखने लगे तो कुछ बच्चे 35% से नीचे थे। शर्त ये थी कि अगर आरक्षण से ये 15 सीटें भरी जाएगी तो इसमें कम से कम जो ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नंबर है ये होने चाहिए, तो नहीं मिलते हैं। और जब ये सीटें 15 नहीं भरी तो उस समय फिर क्या किया जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उस लिस्ट में से उठाना यहाँ शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ भर दिया। मान लेते हैं कि इस समय 3 बच्चे थे जो किसी अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ सीटें भर पाए, यानी एससी के 12 बच्चे मिले, तो 3 कम हो गए। अब क्या किया जाता है, 4 साल 5 साल बाद जब वैकेंसी आती है और फिर से मान लीजिए 100 सीटें आई, तो अब वो कैलकुलेट करके देखते हैं कि पिछली बार जब 100 सीटें आई थी तो हमें तो एससी के 12 बच्चे ही मिले, जबकि मिलने कितने चाहिए थे 15। तो वो क्या करते हैं कि अब ये 3 सीटें वो बैकलॉग मानते हुए भरते हैं, और इस बार एससी के लिए 18 सीटें आएगी। कितनी आएगी? अब हम सोचते हैं कि रिजर्वेशन तो 15% ही था, इनकी सीटें जो है वो 18 कैसे हो गई? तो ये है उसके पीछे रीज़न, यानी बैकलॉग सीटें उस वैकेंसी में ऐड करके आती है। जब भी बहुत ज़्यादा आए ना तो वो ऐड की हुई होती है, यानी इस बार एससी की जो है वो 18 बच्चे सिलेक्ट उनको करने हैं, ये देख लिया जाता है। अब सिचुएशन ये आती है कि कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे जो एससी के थे वो अनरिजर्व में सिलेक्ट हो गए, तो फिर बाद में वो देखते हैं कि ओवरऑल तो हमें एससी के 15 बच्चे ही लेने थे, और मान लेते हैं कि 18 बच्चे तो पहले से ही एससी के हैं, तो फिर अगली वैकेंसी में वो क्या करते हैं, 15 की जगह एससी की 12 सीट ही निकालते हैं। हमें लगता है कि 15 सीटें आनी चाहिए थी, 12 कैसे हो गई? हालांकि वो बच्चे ओपन कंपटीशन फाइट करके गए थे, कैलकुलेशन उनकी कैटेगरी में नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कर ली जाती है तो सीटें कम हो जाती है। आई होप कि आपके एक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सीटें कम या ज़्यादा कैसे हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है बैकलॉग वैकेंसी या नंबर ऑफ़ सीट जो होती है उस पर डिपेंडेड होती है। और उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है कि मेरिट जो होती है वो ऊपर कैसे चली जाती है। बड़ा सवाल तो यही है। मेरिट ऊपर जाने का पीछे कारण ये हो गया है कि वर्तमान समय में आरक्षण व्यवस्था का जो लाभ आपको मिलता है वो केवल एक बार मिलता है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान व्यवस्था में आरक्षण का आपको लाभ केवल एक बार मिलता है। एक बार का मतलब होता है, 2 परिस्थिति है कि या तो आप एज में छूट ले लो या फिर नंबरों में छूट ले लो। अब अगर किसी बच्चे ने एज का फ़ायदा ले लिया तो चाहे इसके कितने भी नंबर क्यों ना आ जाए, ये बच्चा अपनी कैटेगरी में ही जाएगा। ध्यान से समझा मेरी बात को। दरअसल पहले तो आपको मैं समझाऊं कि ओपन मार्केट में हो क्या रहा है। ओपन मार्केट में ये होता है जनरल मामले में कि मान लीजिए 100 सीटें आई और ओबीसी की 27 सीटें हैं, ठीक है, और अनरिजर्व की हम मान लेते हैं कि 40 सीटें हैं। एक बार राउंड फिगर में 2 आंकड़े लेकर चल रहे हैं। होता क्या है, सिचुएशन ये आती है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि पेपर में बैठने वाले, मान लेते हैं कि 1000 बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, ठीक है,
तो इस 1000 में से ये देखा जाता है कि टॉप 40 बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 1 से लेकर के 40 तक, ये सारे के सारे बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। पहले की व्यवस्था बता रहा हूँ, अभी चेंजेज हो गए, उस पर भी बात करूँगा। अब सीरियल नंबर 41 से देखना शुरू किया जाता है। मान लीजिए कि सीरियल नंबर 41 पर बच्चा ओबीसी का है, तो वो ओबीसी कैटेगरी में चला जाएगा और अब ओबीसी की सीटें बची है 26 पीछे, यानी अब नीचे से 26 बच्चे और लिए जाएंगे। मान लीजिए कि 42 नंबर पर एससी कैटेगरी का बच्चा है, तो ये एससी में चला जाएगा और अब एससी में 14 सीटें खाली हो रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि जो 14वां बच्चा लास्ट में आया वो 1999 नंबर का बच्चा था, मेरिट में 999 नंबर, तो भी भले हो अपनी सीट पर उसका सिलेक्शन होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपको केवल इतना ही नहीं देखना कि टॉप 40 को ले लो। अब वर्तमान में ये देखा जाता है कि जो टॉप 40 बच्चे हैं, 100 का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इनमें से नंबर 1 पर बच्चा कौन है। मान लीजिए कि नंबर 1 पर यह बच्चा ओबीसी का है, तो फिर ये देखा जाएगा कि कहीं इसने एज का फ़ायदा तो नहीं ले लिया। यदि इस बच्चे ने एज का फ़ायदा नहीं लिया, मतलब अनरिजर्व की एज जो होती है ना, जैसे मान लो 18 से 28 वर्ष है, मैं आईटीआई वाले बच्चों का एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, आप किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हो सकते हैं, 18 से 28 वर्ष है, अगर आपकी एज इस रेंज में थी तो आपने फ़ायदा नहीं लिया, आपको अनरिजर्व में काउंट कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि नंबर 2 पर भी बच्चा ओबीसी का था, लेकिन ये बच्चा 29 साल का था, यानी इसने ओबीसी का होने की वजह से ये फॉर्म भर पाया, तो अब इसको अनरिजर्व में नहीं, इसको ओबीसी में ही भेजा जाएगा, नंबर 1 सीट पर जाएगा ये ओबीसी की। ये हो गया वर्तमान में चेंजेज। अब क्या होता है कि मान लो कि सीटें कम हो, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि किसी वैकेंसी में 10 सीटें ही थी, उसमें से 4 सीटें अनरिजर्व की थी, ठीक है, 3 सीटें मान लेते हैं ओबीसी की है, बाकी वैकेंसी का मतलब कैटेगरी का छोड़ो, अपन इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए 100 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, और इन 100 बच्चों में से क्या हुआ कि शुरुआत के जो बच्चे थे, पेपर भी 100 नंबर का मानते हैं, मान लेते हैं कि शुरुआत के जो बच्चे थे उनके नंबर आए 90, 90 और 89, और ये तीनों बच्चे ओबीसी के थे, और इन बच्चों ने तीनों ने ही एज का लाभ लिया हुआ था, तो अब ये तीनों बच्चे किसी भी कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या होगा? अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये अपनी ओबीसी कैटेगरी में ही जाएंगे। ओबीसी की सीटें कितनी थी? 3, और पहले 3 बच्चे यहाँ आ गए, तो भाई साहब ओबीसी की मेरिट यहाँ फिक्स हो गई, और वो कितनी हो गई? 89 नंबर। 100 में से 89 नंबर ओबीसी की मेरिट होगी। लेकिन जो इसके नीचे बच्चे थे, मान लेते हैं कि नीचे वाले बच्चों के भी 89 और 86, 85 और 84, यूँ मान लेते हैं 4 नंबर 83, ठीक है, यूँ आए। इनमें से कुछ बच्चे ओबीसी के, एससी के, एसटी के थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया, तो 1, 2, 3 और 4, चारों बच्चों ने यहाँ 4 सीटें फुल कर दी, और नंबर कितना रहा नीचे बच्चे का? 83। तो अनरिजर्व की मेरिट कितनी होगी? 83। अब आप देखो ध्यान से, ओबीसी की मेरिट 89 है, जनरल की मेरिट 83 है, ये कैसे हो सकती है ना? लेकिन अब हो सकती है। आरक्षण का लाभ आपको एक बार ही मिलेगा, अगर आप आगे इसमें सीटों में लेना चाह रहे हैं तो अब आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ, और ये ऐसा तभी होता है जब सीटों की संख्या कम हो, क्योंकि 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एज का फ़ायदा भी ले लिया होता है, और वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, नंबर भी अच्छे आ जाते हैं उनके, तो फिर वो अपनी कैटेगरी में जाते हैं, इसलिए वो मेरिट हाई रह सकती है। इस तरह की सिचुएशन तभी होगी जब आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम होगी, तब। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है पॉइंट पर दोबारा कि मैं अपनी कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। ये बात ध्यान रखना कि आरक्षण का फ़ायदा हमेशा मिलता है, इसलिए जब भी फॉर्म अप्लाई करें अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, आप किसी अदर कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई ना करें, ठीक है। जैसे अभी मैं बता ही रहा था आपको, मान लेते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से है, अनरिजर्व की हमने मान ली 100 में से 40 सीटें हैं, और ओबीसी की 27 सीटें हैं। अगर आपने एज का फ़ायदा नहीं लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर एज का फ़ायदा नहीं लिया हुआ है तो आपके लिए 40 + 27 आपके लिए श्रीमान सीटें होगी 67 100 में से, मतलब टॉप 40 में अगर आ गए तब अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाओगे, और नहीं भी हुआ तो 40 के बाद
1 2 कहीं से भी गिनते 27 ओबीसी के बच्चों में आना है आपको। मान लीजिए कि 41 नंबर पर एससी का बच्चा है तो छोड़ दीजिए, नहीं गिनना। 42 नंबर पर ओबीसी का बच्चा है तो इसे गिनिए, ये आपसे ऊपर है। 43 नंबर पर मान लीजिए फिर एससी का है तो इसे छोड़ दीजिए। 44 पर एसटी का है तो छोड़ दीजिए। यानी अब आपको टॉप 40 के बाद 27 बच्चे गिनना है। अगर आपका 27वां नंबर भी है ओबीसी में तब भी सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर गलती से फॉर्म अनरिजर्व में भर दिया तो सिलेक्शन तभी होगा जब केवल 40 में आओगे। इसलिए हमेशा अपनी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें, ये थी बड़ी बात। आगे बात आती है महिला रिजर्वेशन की। महिला रिजर्वेशन में क्या होता है कि वर्टिकल नहीं चलता, आपका एक लाइन में ही चलते हो आप। जैसे किसी भी मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है और अच्छे नंबर भी ले आती है, तब भी उसको अपनी ही कैटेगरी में काउंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी वैकेंसी में ओबीसी महिला की 10 सीटें हैं और पेपर में इतने अच्छे नंबर आते हैं कि पहली टॉपर वही होती है, तब भी उसको रिजर्व कैटेगरी के थ्रू अपनी एक सीट बनेगी। यानी उस पूरी वैकेंसी में ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट 10 ही होगी, 11 नहीं होगी, चाहे उन्होंने नंबर कितने भी क्यों ना ले लिए हो। तो महिलाओं के मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है ये अन्याय हो जाता है। अब आते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है। तो राजस्थान में है वर्तमान में ये आरक्षण व्यवस्था। राजस्थान में टोटल 5 कैटेगरी में आरक्षण बंटा हुआ है और 6ठी कैटेगरी है ओपन की। ओबीसी को अभी 21% था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र के बराबर करेंगे, 27% करेंगे, तो 27% ओबीसी आरक्षण होने की पूरी संभावना है। एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और एमबीसी एक विशेष कैटेगरी राजस्थान में बनाई गई है जहां उनके लिए 5% का आरक्षण रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिर यहाँ पर 30 सीटें बचती है क्योंकि राजस्थान में 70% आरक्षण हो चुका है। ठीक है, राजस्थान में 70% सीट रिजर्व है, 30% सीटें जो है वो ओपन मार्केट से भरी जाती है। कुल मिलाकर के यही ध्यान रखें कि फॉर्म जब भी अप्लाई करें अपनी कैटेगरी में ही भरें। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था है, कितनी कितनी सीटें किसको मिलती है, इसका मतलब ये होता है। और अनरिजर्व यानी जो ओपन कैटेगरी की सीटें होती है उनमें सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो खुद की कैटेगरी में तो नंबर आने के चांसेस होते ही हैं। इसलिए फॉर्म जब भी भरें अपनी कैटेगरी में ही भरें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।